स्वागतम सुस्वागतम। आईएसएमपी वेलफेयर चेयर द्वारा आज जो लेक्चरर प्रोग्राम आयोजित किया है, आईएसएमपी के चेयरमैन आदरणीय चंद्रशेखर साहब को, इनको मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और इस कार्यक्रम लेक्चरर के जुड़े हुए सभी आईएसएमपी सम्माननीय पदाधिकारी और सभी अतिथि वक्ता को मैं गांधी व विनोबा जी की कर्मभूमि रही वर्धा नगरी से एडवोकेट ताम्रध्वज बोरकर, एग्जीक्यूटिव मेंबर, आज सभी को नमन, अभिवादन और आपका स्वागत करता हूँ। और अतिथि वक्ता के रूप में आज हमसे जुड़े हुए हैं आदरणीय देशपांडे साहब, और उनका मैं स्वागत करता हूँ। और आज का जो विषय है पर्यावरण संरक्षण अंतर्गत वेबिनार, भ्रष्टाचार व कदाचार, नस नस में घुले लालच, धन हड़पने, हक मारने व अनैतिक सोच से भरे समाज को छुटकारा कैसे मिले, इस विषय पर आदरणीय विजय देशपांडे साहब, वीसीसी-डीडी आईएसएमपी महाराष्ट्र चेयरमैन, मैं इनको आमंत्रित करता हूँ कि वो इस विषय पर, भ्रष्टाचार व कदाचार, इस विषय पर हमें मार्गदर्शन करें। आदरणीय देशपांडे साहब। हेलो। हाँ, आवाज आती है? हाँ सर, आ रही है आपकी आवाज। हेलो, आवाज आ रही सर आपकी। आवाज आ रही सर, तुम्हारी बात कीजिए देशपांडे साहब। हाँ, ये स्क्रीन पर दिखा नहीं रही, देख नहीं रही स्क्रीन पर। व्हिडिओ चालू करा तुमचा। हाँ, ते चालू कॅमेरा केला कॅमेरा आहे, येतोय का? कॅमेरा चालू करिए सर जी। कैमरा और वीडियो चालू कीजिए आदरणीय देशपांडे साहब। कैमरा चालू किया है। हाँ, तो वीडियो का ऑप्शन जो है वो बटन को क्लिक कीजिए। शेयर वीडियो क्या? जी, शेयर कर दें। हाँ, अभी आ रहे हैं हाँ, सर आप। आ हाँ रहे हैं ना, ठीक। हाँ हाँ। हाँ, चंद्रशेखर जी नमस्ते। नमस्कार आदरणीय देशपांडे जी, आपको ताम्रध्वज जी ने आमंत्रित किया है। आदरणीय देशपांडे साहब, मैं आपको इस वेबिनार में आमंत्रित अतिथि वक्ता के रूप में आमंत्रित करता हूँ कि आप पर्यावरण संरक्षण वेबिनार अंतर्गत भ्रष्टाचार व कदाचार, नस नस में घुले लालच, धन हड़पने, हक मारने व अनैतिक सोच से भरे समाज को छुटकारा कैसे मिले, इस विषय पर आप अतिथि वक्ता के रूप में हमें मार्गदर्शन कीजिए। आदरणीय देशपांडे साहब। हाँ, सभी को नमस्कार। अभी जो विषय दिया है पर्यावरण और भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या करने का है। हेलो, आवाज आती है? हाँ सर, आवाज आपकी सुनाई दे रही है। हेलो, आवाज सुनाई दे रही साहब आपकी। आवाज आती है क्या? हाँ सर, आवाज आ रही है आपकी। आप उठला बर का तो। बोलिए आवाज आ रही देशपांडे सर साहब, आपकी। आवाज आ रही है आपकी। आपकी आवाज आ रही साहब। देशपांडे साहब, आपकी आवाज आ रही, आप आवाज आ रही है? मार्गदर्शन कीजिए। हाँ, ये पर्यावरण के बारे में हमारे निसर्ग ने मानव जाति को बहुत कुछ दिया है, लेकिन मानव उनका उपयोग नहीं कर रहा है। और
अभी जो एक ज्वलंत प्रश्न है, बर्निंग प्रॉब्लम, वो गार्बेज के बारे में, तो महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छता अभियान रखा है। तो कल हमारी जो कॉन्फ्रेंस हुई इधर मीटिंग सातारा में, तो हमने ये विषय रखा कि मंच पर जो कुछ हम बोलते हैं वो उधर ही रुक जाते हैं, वो जो विचार है वो आगे नहीं रहते। इसलिए हम सब वाचावीर है लेकिन कृतिवीर नहीं है। तो मंच पर प्रकट किए हुए विचार प्रत्यक्ष रूप में कृति में लाने के लिए कुछ न कुछ करना ही चाहिए। तो महाराष्ट्र राज्य में कई साइंटिस्ट है जिन्होंने ये उपक्रम अच्छी तरह से किया है, इसका इस्तेमाल किया है। लेकिन ये जो उनका प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट उनकी घर तक ही रह गया है। उसका जो प्रचार है, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। और सच्चे रूप में जो गवर्नमेंट है, यानी जो नेतागण है, उसने कुछ न कुछ करना चाहिए। वो कुछ होगा तो हर घर में ये जो रसोई का प्रॉब्लम है, सिलेंडर का प्रॉब्लम है, कीमती बढ़ रहे हैं, गरीब लोगों का बहुत तकलीफ होती है। वो उनका जो आयु है, जीवन है, वो बहुत कठिनाई में हो गया है। तो इसमें छुड़ाने के लिए ये प्रकल्प अच्छी तरह से होता है। तो ये होगा तो क्या होगा, ये जो उनकी सिलेंडर की कंपनियां जो है वो घाटे में जाएंगी, क्योंकि वो जो लोग हैं वो स्वयं पूर्ण होने के बावजूद ये उनका जो बिजनेस है वो ठप हो जाएगा। ये इसके ऊपर हमने कुछ कृतियां करनी चाहिए, जिसमें ये हर गांव में ये होना चाहिए। क्योंकि ये जो एक्सपर्ट है, जो साइंटिस्ट है, वो अपनी तरह से अपने घर में एक बरस में 1 या 2 सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, जरूरत हो तो। क्योंकि उन्होंने जो कुछ प्रयोग किया है उस वो खुद ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो वो बहुत कोशिश कर रहे हैं ये ज्यादा से ज्यादा हर घर में कैसे पहुंचेंगे। तो मेरे ख्याल से अपने सांगली के महाअधिवेशन में मैं कोशिश कर रहा हूँ, वो जो ये मंथ एंड तक ये जो 48 साइंटिस्ट है उनको इकट्ठा करने का कोशिश कर रहा है, उसमें हम ये विचार रखेंगे और उनसे ज्यादा से ज्यादा उधर लाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा है भ्रष्टाचार के बारे में। भ्रष्टाचार के बारे में हम 1975 में बंबई में स्टेट एक्साइज में सब इंस्पेक्टर के रूप में गए थे। राज्य शासन का था, स्टेट एक्साइज का था। जब पहली रिश्वत मेरे हाथ में डाल दी तब मैं बहुत अफसोस हो गया, क्योंकि मैं स्वतंत्रता सेनानी का लड़का हूँ और मेरी जिंदगी में बचपन से हमारे घर। हेलो, आप सुनते हैं ना? आवाज आती है क्या? हाँ सर, आपकी आवाज सुनाई दे रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल आ रही। अच्छी बात। मैं तो बोल रहा हूँ।
तो बचपन में हमारे घर में बहुत अच्छे अच्छे फ्रीडम फाइटर्स वो आते थे और स्वतंत्रता पूर्व काल में उन्होंने जो जो योगदान दिया इसके बारे में वो बातचीत करते थे। वो भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु का, वो महात्मा गांधी जी का, इसके बारे में जो स्वतंत्रता के बाद जो स्वराज्य के बारे में वो बहुत चर्चा करते थे। और वहां से मेरी जो मानसिकता थी वो मानसिकता मुझे रिश्वत लेने के खिलाफ हो गई थी। तो हम वो लोगों से दूर रहे। दूर रहने के बाद हमको बहुत टॉर्चर हो गया। तो मैंने एक निर्णय लिया कि ये जो भ्रष्टाचार है इसका खिलाफ संघर्ष करने का और ये इस्तीफा देने का, सैक्रिफाइस करने का जॉब का। तो पहले मैं गए, एस.एम. जोशी जी थे, वो अच्छे लीडर थे जनता पार्टी के, तो उनके पास गया, उनसे मैं मिला। तो उन्होंने मुझे एक सवाल पूछा, रामायण महाभारत में ये ऐसा ही चल रहा है, वहां से ऐसे चल रहा है, तो आप इसके खिलाफ संघर्ष करके नौकरी छोड़ने के बाद, सैक्रिफाइस करने के बाद ये सब कुछ अच्छा, ये साफ हो जाएगा क्या? तो 1 मिनट में स्तब्ध रहा और उसका उत्तर दिया कि अन्ना जी, आप जो बोल रही है सच है, भ्रष्टाचार कभी दूर नहीं होगा, वो बहुत कठिन काम है, लेकिन आप अपनी तरफ से इसके खिलाफ कुछ न कुछ करते हैं और आपका आदर्श मैं आगे लेना चाहता हूं। तो वो बोल गए कि इस संघर्ष में तक धरना बहुत कठिनाई होते है और आपकी जिद्द मैं देख रहा हूं। मैं छोड़कर आ गया। बहुत उन्होंने एस.एम. जोशी जी को मैं बोल दिया कि ये सब जो कुछ करप्शन का मेथड चल रहा है, मैं जानकारी होने के लिए खुद उनमें शामिल होऊंगा, आपको रिपोर्ट्स बनवाऊंगा। तो मैं लेता रहा, लेकिन ये जितनी जितनी रकम मिली तो मैंने एक स्टेटमेंट लेकर, मैंने खुद नहीं ली, मैंने एक बैंक में लॉकर खोल दिया, लॉकर में रख दिया और उसका स्टेटमेंट उनके पास भेज दिया। वीकली स्टेटमेंट में भेजता था। उन्होंने सब, वहां मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर थे, जनता पार्टी का गवर्नमेंट था, उनके पास दे दिया। और उनसे एक लेटर आया, स्पेशल प्राइवेट सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल V.Y. टोनपे वो प्राइम मिनिस्टर के प्राइवेट सेक्रेटरी थे। उनका लेटर आ गया कि आप स्टेट गवर्नमेंट की मदद ले सकते हैं। तो वहां उप लोकायुक्त जस्टिस निरगुडकर साहब थे, उनके पास मुझे भेज दिया। वो और डायरेक्टर ऑफ एंटी करप्शन ऑनरेबल तनखीवाले और मैं, तीनों में बातचीत हो गई और उन्होंने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की एंटी करप्शन से। और 2 केसेस तो ऑलरेडी सेशन कमिट हो गए, टोटल 110 केसेस हो गए, 27 सेशन कमिट हुए, 2 ट्रैप केसेस हुए और बाकी सब लोगों पर डिपार्टमेंटल एक्शन चल रही थी। एक्शन के बाद एक सवाल खड़ा रहा और वो बोल रहे, वो जो बाकी रकम है उसके बारे में क्या है?
तो हम बोले वो जो रकम जमा हुआ है मेरे पास नहीं है, मैंने बैंक में लॉकर खोलकर लॉकर में रखी है। तो वहाँ होम मिनिस्टर भाई वैद्य थे, उन्होंने एंटी करप्शन को ऑर्डर दी इस पर कार्रवाई करे, और उन्होंने एंटी करप्शन ने ये सब जो रकम थी, ये अमाउंट अपने कब्जे में ले ली और कार्रवाई शुरू कर दिया। तो मेरे ख्याल से कुछ 18 से 20 या 25 हजार तक थी 1980 के दौरान, 79 के दरमियान। तो मैं बोल दिया गवर्नमेंट ने ये जो है ये लेना चाहिए, और लेने के बाद हम इस्तीफा देंगे और घर जाएंगे। तो वहाँ जस्टिस बाद में तनखे वाले के ट्रांसफर हो गई, वहाँ डायरेक्टर ऑफ एंटी करप्शन ऑनरेबल चौबल साहब वो आ गए, उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे बोल रहे वो जो अमाउंट है आप किसी अच्छी संस्थाओं को डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो मैंने बोल दिया कि किसी संस्था को ये अमाउंट डोनेट करने के बाद इसका मालिक कौन बनेगा? मालिक मैं बनूंगा, क्योंकि ये करप्शन अमाउंट है, तो ये मुझे मंजूर नहीं है, गवर्नमेंट ने ये एक्सेप्ट करने का चाहिए। तो वो बोल दिए अरे हम आपको लड़के जैसा मानता हूँ, क्योंकि मेरा आयु 28 इयर्स का था। तो आप ऐसा कीजिए, किसी नागरिक को और किसी को भी ये पता चल गया कि तुमने ये ब्राइब अमाउंट एक्सेप्ट की है, ये अपराध है, कानून ये आपको सजा देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने मंगाया तो हम नहीं देंगे, हम ये जो सब कागज है ये हमारे कस्टडी में रखेंगे। तो आप ऐसा कीजिए, ये जो अमाउंट जो है ये अमाउंट किसी अच्छी संस्था को डोनेट कर दीजिए। तो हमने बोल दिया उनको कि मैंने जो काम किया वो अच्छी ढंग से काम किया है, ये मेरा मतलब सेल्फिशनेस नहीं है। तो इसके बारे में मुझे कई जुडिशरी ने सजा देंगे तो हम बड़ी आनंद से बोले, क्योंकि मेरे पिताजी ने देश के आजादी के लिए कारावास भोगा था। तो इसी ढंग से हम ये करेंगे, क्योंकि मैं स्वतंत्रता सेनानी का लड़का हूँ और उनके विचारों से जुड़ा हुआ हूँ। तो बाद में भाई वैद्य जो होम मिनिस्टर थे, स्टेट होम मिनिस्टर, उन्होंने मुझे मंत्रालय में बुलाया, और मंत्रालय में बुलाने के बाद उन्होंने ये सब फ्लैश की और मुझे ये इससे छुड़वाया। और मैं सातारा में आ गए। आने के बाद यही मुद्दे पर संघर्ष कर रहा हूँ। 2-3 ऐसे केस हो गए, हमारे स्वतंत्रता सेनानी के जो कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिल पास मिलते थे, इसके बारे में सोलापुर में जो अधीक्षक था, रेल सुपरिटेंडेंट, उन्होंने फ्रीडम फाइटर जी से रिश्वत मांग ली, आप ये इतना अमाउंट दे दो तो आपको मैं कॉम्प्लीमेंट्री पास दूंगा। तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने एंटी करप्शन से उनको एंटी करप्शन से कार्रवाई की। दूसरा ऐसी चल रहे हैं, ये तो
जुडिशरी में भी बहुत ये चल रहा है। मैं जुडिशरी में संघर्ष कर रहा हूँ। जुडिशरी में कई जो एविडेंस के पेपर्स है वो गायब होते हैं, और इसके बारे में 3-4 पक्षकारों के कई कंप्लेंट्स आ चुके हैं। तो हमने तय किया है कि ये सब को इकट्ठा करके न्याय जागृति मंच इस्टेब्लिश करना, और न्याय जागृति मंच से मैं ये संघर्ष करूंगा। ये दोनों विषय पर मैंने लक्ष्य केंद्रित किया है, भ्रष्टाचार के खिलाफ और पर्यावरण के बारे में। जो स्वच्छता अभियान यानी गार्बेज से जो कुछ प्रकल्प हो रहे हैं, तो ये करना बहुत जरूरी है। तो मेरे ख्याल से काजी ये हमारे बहुत नजदीक फ्रेंड है, ये हमारे भाई है, और उनके पिताजी के नाम से नूरुद्दीन काजी सद्भावना केंद्र, फ्रीडम फाइटर नूरुद्दीन काजी केंद्र, वहां से वो शुरुआत करने वाले हैं। तो अब महाअधिवेशन में ये विषय उठाकर इसके बारे में कृति कार्यक्रम शुरू करना, ये हमारा लक्ष्य है। और इसके बारे में आप सब लोग हमें मार्गदर्शन करें और बड़ी रूप से सहायता दे दीजिए। और बहुत कुछ करने की संधि है और करना चाहिए। ये मानसिकता जो है, मानसिकता करना चाहिए। मैं हमेशा हमारे फ्रीडम फाइटर सक्सेसर्स ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक ही मांग करते हैं, मुझे अमका चाहिए, मुझे तमका चाहिए, मुझे पेंशन चाहिए, मुझे सरकारी दफ्तर में अच्छी तरह से मान देना चाहिए, ऐसी तरह से मानते थे। और हम उनको कहते आपने क्या किया है? आपने कुछ नहीं किया। अपने जो पूर्वज है, अपने जो माता पिता है, उन्होंने किया, तो उन्होंने कष्ट किया, और कष्ट के ऊपर हम ऐसे करते हैं, उन्होंने ऐसे किया इसलिए मुझे ये देना चाहिए, पेंशन देना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो ये मांग करने के बदले हम कुछ ऐसे जो साइंटिस्ट जो उन्होंने प्रकल्प है, वो प्रकल्प के बारे में हमारा जो रोजगार है, नौकरियां है, नौकरी आसानी से ओपन हो, सिर्फ अपनी तरफ से नहीं तो समाज में कई बेकार है वो भी बहुत कम हो जाएगी ना। ये तो बहुत अच्छा है। तो हम भी ये सुझाव स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के ये रखना चाहिए। क्यों? उसमें कोई अपोज कोई कर नहीं सकता, करने का कोई जरूरी नहीं है उनको, किसी को। तो हमने ये राय है, इतना हम बोल सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। और आपने जो ये जो कार्यक्रम रखा, इसके बारे में हम आप सभी को आभार प्रदर्शित करता हूँ। इतना ही मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय देशपांडे साहब, स्वतंत्र सेनानी। और आपने जो भ्रष्टाचार के विषय में हमको अमूल्य मार्गदर्शन किया, इसके लिए मैं आईएसएमपी वेलफेयर चेयर के तहत आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और आपने जो भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण तैयार करने के लिए न्याय जागृति संघर्ष गठित समिति की और पर्यावरण स्वच्छता अभियान, ये जो आपके मुख्य उद्देश्य रखे, ये कौतुकास्पद और प्रशंसक है। और आप खुद एक स्वतंत्र सेनानी हो, तो आपने अपना अमूल्य वक्त। मैं खुद स्वतंत्रता सेना नहीं हूँ, मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे। नहीं, पर आपकी जो उम्मीद है सर, वो हम जो ये लोग हैं, कौन से अभी नई पीढ़ी है, उनको एक प्रेरणादायी आप सोच रख रहे हैं, पॉजिटिव सोच। तो वो आपका एक पॉजिटिव सोच
ये इससे भी बहुत बहुत सोच के वजह से ये हो जाता है, चेंज हो जाता है। लॉ चेंज द सोसाइटी या सोसाइटी चेंज द लॉ। तो आपका ये जो सोच, पॉजिटिव सोच और जो आप कार्य कर रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, ये प्रशंसनीय है। और आपने इस वेबिनार में अपना अमूल्य मार्गदर्शन हमको दिया, इसलिए हम आप आईएसएमपी वेलफेयर चेयर की तरफ से आपका आभार व्यक्त करते हो है। और हमारे साथ में दूसरे अतिथि वक्ता के रूप में आदरणीय कौशल मिश्रा साहब जुड़े हुए हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आज का जो विषय रखा हुआ है वो है पर्यावरण संरक्षण वेबिनार अंतर्गत भ्रष्टाचार व कदाचार नस नस में घुले, लालच, धन हड़पने, हक मारने व अनैतिक सोच से भरे समाज को छुटकारा कैसे मिले, इस विषय पर आप अपना अमूल्य मार्गदर्शन हमको कीजिए। आदरणीय कौशल मिश्रा साहब। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार मिश्रा जी। सबसे पहले तो मैं सभी आदरणीय लोगों से देर से आने के लिए क्षमा मांगता हूँ। कोई तैयारी नहीं थी, जरूरी काम से जाना पड़ा, इसलिए मैं लेट आया। और सच पूछा जाए तो देश पांडे जी का सर का उनके बहुत अच्छा लगा। आज आदरणीय देश पांडे जी का जो वक्तव्य था वो सुन के बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कई बातें सामने रखा जो एक स्वतंत्र संग्राम सैनिक पाल्य जो हैं उनका दर्द जो है उन्होंने उसको बिल्कुल सच प्रकट किया। उन्होंने इसके लिए हमारे अध्यक्ष होने के नाते मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। एक तो क्या है, आजकल का जमाना ऐसा है कि कलंक रहित जीवन जीना माने प्रताड़ना जो रहती है उसकी पराकाष्ठा हो गई है। आप कलंक रहित जीवन जीने जाओगे तो आसपास का ज्यादातर समाज रचना जो है वो वैसी नहीं है कि कभी कभी इतिहास में ऐसा होता है कि कम लोग बचते हैं कि जो अपना संदेश दूसरी तरह से देते हैं और उनको सुनने वाले बहुतांश समुदाय रहते हैं कि उनकी बातों पे कोई ध्यान देते नहीं। लेकिन जो एक जीने की जो वास्तविक प्रथा है वो उसको भूल जाते हैं, जैसे आजकल के समाज में चल रहा है। और यहाँ टिकाए रखना अपनी सच्चाई को और अपने जो संस्कार मिले हैं उनको, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। और खास करके जब कोई काम धंधे में रहो, कोई इंस्टीट्यूशन में रहो, तो ये बहुत मुश्किल काम कहा जाए। हमारे आदरणीय सर ने जब मिलने गए थे तो उसके बारे में बात किया कि उनको कहा गया कि ये तो प्राचीन काल से भ्रष्टाचार की प्रथा चली आ रही है। तो बिल्कुल सच कहा उन्होंने कि आज रामायण कालीन युग देखें, आज महाभारत का युग देखें, मध्यकाल भी देख लें और अभी मॉडर्न ये भी देख लें भारत, तो ये भ्रष्टाचार की प्रथा एक श्रृंखला के रूप में हमारे सामने है। सब कोई देख सकता है उसको। रामायण और महाभारत काल में भ्रष्टाचार के नाम से जो वस्तु प्रलोभन दिया जाता था, चलो तुम स्वर्ग चले जाओगे, चलो तुम नरक में गिर जाओगे, बहुत बड़े बड़े वस्तु प्रलोभन रहते थे। मध्यकाल में ऐसा होता था कि प्रलोभन दिए जाते थे कि चलो वहां पर बहुत अच्छी जगह है, जैसे हमारे खिलजी डायनेस्टी थी, दौलताबाद आए, वो प्रलोभन दे के आए लोगों को कि चलो वहां पर बहुत अच्छा वातावरण है, बहुत अच्छी फसलें हैं, बहुत अच्छी। तो प्रलोभन के मारे लोग दौलताबाद की तरफ कूच किए, उसमें हजारों लोगों का काल कलवित हो गए। हड़प्पा मोहनजोदड़ो का भी वैसा ही है कि एक सभ्यता धीरे धीरे खत्म हो गई, इसलिए कि पाप कर्म ज्यादा फैल गए थे। भ्रष्टाचार नहीं, पाप के वो
ज्यादा फैल गए थे वहां। दूसरा, विजयनगर की जो संस्कृति है, विजयनगर में जहाँ सोने के कपड़े पहनते थे लोग, वस्त्र नहीं पहनते थे, उनका हाल बेहाल हो गया इन्हीं पाप कर्मों के कारण। माने आपस में भ्रष्टाचार, प्रलोभन, इनके कारण उनका माने वो आखिरी उसको पहुंच गए। तो ये सब चीजें हैं कि जो आदमी को ये भ्रष्टाचार और पाप के उसमें डालती। मैं देखता हूँ कि भ्रष्टाचार की शुरुआत, क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूँ, 30 साल तक ऐसे काम में रहा कि जहां पर भ्रष्टाचारियों की पूरी बारात थी। ये भ्रष्टाचार का एक ही हथियार है कि हमारी माताएं बहनें जो हैं, वो अगर घर में एक पैसा भी पाप कर्म का या भ्रष्टाचार का पैसा ना आने दें, तो अगली पीढ़ी के ऊपर इसका बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा और सदाचारी पीढ़ी रहेगी। जैसे हमने अपने पिताजी से सीखा, अपनी माताजी से सीखा कि नहीं, ये पैसा एक ऐसे बिजनेस में रहने के बाद भी, जो लकड़े का बिजनेस था और उसमें दिनों दिन माने भ्रष्टाचार के सिवा कुछ था ही नहीं वहां पर, तो उस समय भी हमने पिताजी से यही ग्रहण किया कि लालच कितना भी दे कोई, लेकिन अपना पथ नहीं छोड़ना। तो बर्बाद भी हुए उसमें, बर्बादी भी आई, लेकिन एक खुशी भी मिली उसमें कि हमने अपने रास्ते को छोड़ा नहीं कभी। लोगों के मन में कुछ भी रहे, कुछ भी कहें, लेकिन सच्चाई का जो रास्ता है और जो ये भ्रष्टाचार पनपने देने का रास्ता है, क्योंकि अपने फायदे के लिए हम ही लोग भ्रष्टाचार को फैलाते हैं, तो ये जीवन में कभी नहीं आया। उससे बर्बादियां जरूर आई कि भाई काम नहीं हुए समय से, 2-2 महीने, 3 दिन, 15 दिन का काम 3-3 महीने अटका रहा, तो ये सब चीजें आती। मैंने कई अधिकारियों को देखा कि जो इतने ज्यादा, कई क्या, बहुत सारे अधिकारियों को देखा कि डर बिल्कुल नहीं था। वो रिश्वत के दिए हुए पैसे जो देते थे लोग, उनको टेबल पे अपने जो एक आदर की टेबल रहती है, उस पर बैठ के वो रिश्वत के पैसे गिनते थे। कई बार देखा मैंने। वो काम ही ऐसा था कि उनके पास बैठना पड़ता था और शिक्षित होने के नाते मेरे को बैठाते थे बराबर। और जब वो देखते थे कि इससे डरा के पैसे नहीं निकलेंगे, तो इसने करके पैसे निकालने की कोशिश करते थे, तो पास में बैठाते थे, चाय वगैरह पिलाते थे और उसके बाद धीरे से अपना वही वो खोल देते थे धीरे धीरे। तो कई प्रकार के भ्रष्टाचार, माने तरीके भ्रष्टाचार के बहुत सारे हैं। कहीं प्रेम से, कहीं डरा धमका के। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है कि एक छोटा सा पटवारी, लेखपाल जो रहता है, 2 पीढ़ियां गुजर गई, लेकिन उसने उसका 2 पीढ़ियों पर से, जो पहले की 2 पीढ़ियां थी उनके ही नाम चल रहे हैं। बेचारा, एक पीढ़ी मर गई, दूसरी पीढ़ी भी मरने को आ गई, तीसरी पीढ़ी में वही नाम है। इसलिए क्योंकि उसने 50 रुपए उसको नहीं दिया, 50 रुपए के लिए जिंदगी उसकी खाली खत्म हो गई। 2 पीढ़ियों की जिंदगी खत्म कर दिया उसने 50 रुपए के लिए। तो ये जैसे यहाँ पर है, वैसे हर जगह ऐसा ही होता है। और जब एक बात ध्यान में आती है कि जब देश में अराजक स्थिति रहती है, थोड़ा बहुत डावाडोल कोई भी देश रहता है, तो ठग और ढोंगी लोग बड़े तेजी से उठ खड़े होते हैं। अपना अपना वर्चस्व बताने के लिए ढोंगी लोगों की बाढ़ आ जाती है और वो ढोंगी लोग देश को अंदर से खोखला करते हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त रहने के लिए एक संबल देते हैं वो लोग। तो आदरणीय हमारे सब सदस्यगण यहाँ उपस्थित हैं, तो एक वैचारिक लोगों का अगर इतिहास के उसमें भी एक थोड़ा सा समाज ज्यादा होगा, दूसरी बातों को सुनने वाला, ये बातों को सुनने वाला कम लोग होंगे, तब भी अपने प्रयत्न करने में एक देश की जागरूकता के लिए
ऐसे सेमिनार का, ऐसे वाद विवाद का, ऐसे उसका ये होना ही चाहिए। ये बिल्कुल जायज है। ये मेरे विचार मौलिक हैं, कोई ऐसा कोई ताना बाना नहीं है इसमें। इसलिए मैं सबसे आज्ञा मांगते हुए समाप्त करता हूँ। धन्यवाद मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मिश्रा सर। आपने भ्रष्टाचार व कदाचार इस विषय पर अपनी मनोगत व्यक्त किए। इसके लिए मैं एडवोकेट ताम्रध्वज बोरकर आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ और अपने वक्त से वक्त निकाल के पर्यावरण संरक्षण के वेबिनार में भ्रष्टाचार व कदाचार के बारे में मिश्रा साहब ने बताया, तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे साथ में अभी जुड़े हुए आदरणीय सामाजिक कार्यकर्ता काजी साहब, तो मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि पर्यावरण संरक्षण वेबिनार अंतर्गत भ्रष्टाचार, लालच, धन हड़पने, हक मारने व अनैतिक सोच से भरे समाज को छुटकारा कैसे मिले, इस विषय पर अपना मनोगत व्यक्त कीजिए सर। आदरणीय काजी साहब। जी, सारे पार्टिसिपेंट को मेरा नमस्कार। मेरी आवाज़ थोड़ी अच्छी नहीं है मगर मैं बोलने की कोशिश करूंगा। आदरणीय कौशल मिश्रा जी ने और देशपांडे साहब ने भ्रष्टाचार के बारे में ज़्यादा अपने जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में बताया। ये नहीं बताया कि भ्रष्टाचार कैसे रोका जा सकता है और भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है, और पर्यावरण के बारे में, संरक्षण के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में, और बाकी जो देश में जो अनाचार चल रहा है, दुराचार चल रहा है, इसके बारे में भी थोड़ा सा विचार मंथन होना चाहिए था। तो पर्यावरण के बारे में तो कौशल मिश्रा बहुत अच्छा बात कर सकते थे क्योंकि वो फॉरेस्ट में रहते हैं, पर्यावरण से जुड़े हुए हैं। तो पर्यावरण और जंगल की जो संपत्ति है, जो भगवान ईश्वर खुदा ने जो हमको दी है, ये बहुत बड़ी नेमतें हैं। एक फूल जब उगता है पेड़ के ऊपर तो अपनी खूबसूरत अपीयरेंस के साथ तो इंसानों को यानी कि आनंदित करता है, अपनी खुशबू से आनंदित करता है, और बाद में अपने बदन से वो नेक्टर भी देता है। यानी कि अच्छी चीजें, कुदरत हमेशा अच्छा चीज देती है। एक फूल हमको खुशबू देता है, हनी देता है, नेक्टर देता है, मध देता है, और यानी कि अपनी खूबसूरत अपीयरेंस की वजह से इंसान का दिल भी लुभाता है और मर के चला जाता है। मगर इंसान इन सारी चीजों का इस्तेमाल करने के बावजूद भी कुदरत के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता है। यानी कि पर्यावरण के जरिए से देखा जाएगा तो अपना जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और सारे जमीन के सॉइल का प्रदूषण, यानी कि नैसर्गिक यानी कि केमिकल्स का खत इस्तेमाल करने के बाद जमीन बिगड़ रही है, उसका प्रदूषण हो रहा है। यानी कि सारी, यानी कि कुदरत ने जो हमको चीजें दी है उनको बिगाड़ने की काम कर रहा है। सारी जो केमिकल्स और आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स है, इसके जरिए से जमीन बिगड़ रही है। पानी सब पूरा गंदा, नाली का पानी सब जाता है नदी के अंदर, नदी प्रदूषित हो रही है। हमारी इचलकरंजी के अंदर पीने के लिए पानी नहीं है, इसलिए बहुत झगड़े हो रहे हैं, और उसके लिए सब पूरी नदी खराब हो गई है। नदी में एक मच्छी भी नहीं रहती है और एक जीव जंतु भी नहीं रहता। वो नाली, गंदे नाली का पानी जाने के बाद वो सब मर जाते हैं। तो वहाँ पर्यावरण के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक कि इचलकरंजी में करोड़ों रुपए खर्च करके जहाँ यानी कि डैम बनाए वहां से पानी लाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये नहीं कोई कोशिश करता कि इसमें मिलने वाला जो जल है, जो प्रदूषित जल है, उसे कैसे रोका जाए और कैसे साफ किया जाए। तो इतना प्रदूषण, प्लास्टिक का प्रदूषण हो रहा है। सब अपने प्लास्टिक और कचरा तो इतना गार्बेज बना हुआ रहा है कि हमारे, यानी कि मैं जिस गांव में रहता हूँ वहां पर वो यानी कि डंपिंग यानी कि जगह नहीं मिल रही है, इतना कचरा इकट्ठा हो रहा है। और आपको मैंने पिछली बार में बताया था कि अमेरिका ने, यानी कि पूरी दुनिया में ये प्रॉब्लम है, और अमेरिका लोगों ने तो क्या किया है मालूम है आपको? प्लास्टिक जो वहां पर इकट्ठा होता है और गार्बेज इकट्ठा होता है, वो साउथ अफ्रीकन और ये कंट्री जो गरीब कंट्री है, उनके जमीनें और उनकी वैलियां जो बड़ी बड़ी रहती है वो उन्होंने किराए पर लिए हैं और वहां पर ले जाके डंपिंग करते हैं और अपने देश का कचरा वहां डाल रहे हैं, और वहां के लोगों की गरीबी की वजह से पैसा दे के डाल रहे हैं। ये नहीं सोच रहे कि इसके बारे में क्या करना चाहिए। तो पर्यावरण के बारे में जैसे देशपांडे साहब ने कहा है, वो हिसाब से थोड़ा सा पर्यावरण को रोकने के हिसाब से अपने घर से शुरुआत होनी चाहिए, और घर से ही पर्यावरण को अगर मुक्त करेंगे, हमारा पानी जो निकलता है, मैं यानी कि कई गांव ऐसे छोटे छोटे देखे हैं, पहले तो गटार भी नहीं रहती थी गांव के अंदर, और ऐसे हो गए यानी कि हर एक घर के सामने एक छोटा सा यानी कि कचरा इकट्ठा करने का खड्डा रहता था, जिसमें सारा कचरा इकट्ठा होके
और लास्ट में उसका खत निकाल के खेत में ले जाके डालते थे, मगर ऐसा एक भी कुछ नहीं है। और जो पानी निकलता था नहाने का धोने का, वो पानी एक पेड़ के नीचे ले जाके छोड़ देते थे, जाके पेड़ वो पूरा पानी जल्ब कर लेके पेड़ बड़ा हो जाता था। यानी कि सारी समस्याएं हल करने का अपने हाथ में है, मगर वो छोड़ के हम क्या कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने सारी करना चाहिए। तो पर्यावरण के बारे में बहुत कुछ कर सकते हैं हम, और गार्बेज के बारे में, और देश में जो अपने यानी कि जितना भी कचरा इकट्ठा हो रहा है उसके यानी कि निपटारा हम खुद कर सकते हैं। घर में सूखा कचरा कच्चा कचरा निकाल के यानी कि कच्चे कचरे को हम खर्च कर सकते हैं, और सूखे कचरे को अभी कागज इतना महंगा हो रहा है कि कागज के फैक्ट्रियां यानी कि उनको रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है, तो इतना कागज में ₹2 से रद्दी बिकती थी, अभी ₹30 ₹25 से बिक रहे हैं, क्योंकि कागज के लिए रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है। तो हम आराम से कागज जलाते हैं। तो ये सारी चीजें इकट्ठा करके हम रिसाइकल करेंगे तो बहुत से फायदा हो सकता है। ये हो गई पर्यावरण की बात। दूसरी बात आपने कही है कि संरक्षण, और संरक्षण के लिए कौन जिम्मेदार है? हमारी, हम टैक्स भरते हैं, गवर्नमेंट को पैसे देते हैं, जीएसटी देते हैं, हर चीज जो लेते हैं, गाड़ी ले लेंगे तो 1-1 लाख रुपए टैक्स भरते हैं, और वो पैसे के जरिए से हमारा रोड अच्छे बने, हमारी जीवित हानि न हो जाए, इसका काम गवर्नमेंट का रहता है। और बाउंड्री पर से कोई आक्रमण न करे और बाउंड्री पर से हमारा संरक्षण हो जाए, ये अपने यानी कि राजनेताओं का काम हो रहता है। कहीं भी जाए यानी प्रशासन और ऐसे न्याय प्रणाली सब बराबर काम करे और सबको सुकून के साथ जिंदगी गुजारने की यानी कि मौका मिले, इसलिए पुलिस और प्रशासन काम करते रहता है। मगर अब ये मामला है कि जनता भी इतनी फालतू और इतने बेकार हो गई है कि ये पैसे लेकर हमेशा अपने नेता चुनती है। पैसे लेकर 500 दो, 1000 दो, 2000 दो, वोटिंग करके खत्म। वो दरिंदा है या फरिश्ता है नहीं देखते। फिर वो पैसे लेके जो चुन के आता है वो जिंदगी भर कभी आपके घर तरफ और आपकी सुख सुविधा की तरफ नहीं देखता। हमेशा वो देखता है कि पैसे कैसे कमाना है, और अगले इलेक्शन में फिर से पैसे इकट्ठा करके पैसे तकसीम करके पैसे वोटों को खरीदी करके और जीतने का वो काम करता है। हमारी इचलकरंजी के अंदर 2.5 करोड़ का काम ऐसा हो गया, उसका टेंडर भी नहीं निकला। एक गुंडे ने टेंडर निकाला सामने पिस्तौल रख के, और ऑफिसर को बोला कि टेंडर में नाम से होना चाहिए, दूसरे को उसने भरना नहीं चाहिए। टेंडर निकाला, पैसे भी, वो काम भी नहीं हुआ। एक स्कूल में 18 लाख रुपए खर्च करने का काम था, एक पैसा भी नहीं खर्च किया, मगर पूरे के पूरे पैसे निकाले। दूसरी तरफ 50 लाख, 1.5 करोड़, ऐसे पूरे के पूरे यानी कि सारे के पैसे यानी कि अकाउंट पर काम किया ऐसा दिखा के पूरे पैसे लेके चला गया, काम कुछ भी नहीं। इसके बारे में बहुत बवाल हो गया है इचलकरंजी के अंदर। तो ऐसा ही काम पूरी दुनिया में हो रहा है। मेरे एक दोस्त का केस अटका हुआ था, ताम्रध्वज जी आपको खास करके बताना चाहूंगा कि अटका हुआ था, कम से कम 6-7 साल से अटका हुआ था। तो उसके वकील ने कहा कि ऐसा तुम्हारा नहीं हो जाएगा, 1 लाख रुपए लेके आओ, तुम्हारे जैसा यानी कि निकाल में दे दूंगा। उसने 1 लाख रुपए दिए और अपनी पूरी जिंदगी की परेशानी मिटाई। यानी कि ऐसा सब पूरा देश के अंदर न्याय और इंसाफ सर पैसे के ऊपर और लालच के ऊपर चल रहा है, ये बहुत बुरी बात है। दुराचार और भ्रष्टाचार बहुत यानी कि पूरे अपने हिंदुस्तान में मचा है, और इसके जिम्मेदार हम हैं। हम अपने से सरकार चुनते हैं जो हमको न संरक्षण दे सकते हैं। अब देख रहे हैं यूपी में, बिहार में कैसे कैसे दंगे हो रहे, नूह में हो रहे हैं, उन्नाव में हो रहे हैं। यानी तुम्हारी यूपी में यानी कि ठराविक एक स्पेसिफिक समुदाय के घरों को तोड़ा जा रहा है, फोड़ा जा रहा है। ये सारी चीजें जो हो रही है ये राजकीय उन्माद है, और ये व्यभिचारी है, भ्रष्टाचार से बढ़कर है किसी की जीवित हानि करना। यानी कि इसमें मणिपुर में जाके देखो, वहां पर भी यही चालू है। यानी कि जो राजनेता हम चुन के दिए हैं, ये दरिंदे अपना काम बराबर नहीं कर रहे हैं, जिसके जरिए से पूरे हिंदुस्तान बर्बाद हो रहा है। चाहे वो पर्यावरण के जरिए से, पर्यावरण के यानी कि गार्बेज के लिए, पर्यावरण यानी कि अच्छा बनाने के लिए, वायु प्रदूषण के लिए, सारी चीजों के लिए करोड़ों का बजट गवर्नमेंट लेके आता है, मगर वो बजट लास्ट तक नहीं आता है, और बगैर पैसे खर्च किए हुए सब पैसे के तकसीम हो जाते हैं और काम कुछ भी नहीं होता। और इसके पूछने के लिए जाओ तो हमें कोई नजदीक में नहीं आ जाता, क्योंकि आपने जैसे कौशल जी ने बताया कि मामूली कारकुन से लेकर यानी कि ऑफिसर लेकर पूरे लोगों का हिस्सा रहता है, और पूरे हिस्से में इसमें ले जाते हैं। हमारे यहाँ पर एक 10,000 के इसने रिश्वत ली थी, रंगिया जो से पकड़ने गए तो 10,000 के जो नोट थे उन्हें अपने मुंह में यानी कि डाल दिए और पूरे खा ली। यानी कि इतना भ्रष्टाचार और इतना दरिद्रगी बनी है कि इसकी इंतहा हो गई है। अभी ये देश कहाँ जाएगा? हमारे करोड़ों लोगों ने, लाखों लोगों ने अपनी देश की जाने बर्बाद कर यानी कि तुरुंग में सड़ कर ये देश को आजाद किया है। और आजाद करने के बाद ये आजादी का ये मंजर देखने के बाद ऐसा लगता है कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने में ही ठीक है, क्योंकि कानून का
और न्याय का और पुलिस प्रशासन का किसी को भी डर नहीं है। सारे बिंदास घूम रहे हैं और जितने गुंडे रहते हैं उनको पुलिस सलाम करते हैं, और जितने सज्जन और अच्छे विचार रखने वाले लोग हैं इनको तकलीफ होती है। ये सारी बातें बहुत भयानक हैं। और लालच तो इतना बड़ा है दुनिया के अंदर कि करोड़ों रुपए घर में होने के बावजूद भी अगर 50 करोड़, 1 करोड़, 1 लाख, अभी आप देख रहे हैं कि अदानी अंबानी के पास इतने करोड़ों की जायदाद है, मगर फिर भी उनको चाहिए, सारा उनको चाहिए, देश भरा उनको चाहिए, रेल उनको चाहिए, एयरपोर्ट उनको चाहिए, सारी खदानें उनको चाहिए, कोयला उनको चाहिए, सारी अपने यानी कि BSNL का पूरा के पूरा उनका नेटवर्क उनको चाहिए, सारी चीजें इन्हीं को चाहिए। और बाकी 144 करोड़ में से पारी जनता जाए बाहर में, इनका इतना अच्छा हो गया तो बस 2-2 करोड़ रुपए के कप में चाय पीते हैं। मगर यहाँ पर बगैर दवा के आप देख रहे हैं, ताम्रध्वज जी को मालूम होगा, तो महाराष्ट्र के अंदर कम से कम दवा न मिलने की वजह से 200-300 लोग मर गए, ये फिलहाल इस हफ्ते के अंदर। मगर ये यानी कि नेताओं की सुरक्षा के लिए, नेताओं की जेब पर सुरक्षा के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, मगर गरीब को 50 रुपए की दवा भी नहीं मिल रही। ये पूरा दुनिया में, हमारे देश में ही ज्यादा हो रहा है। और इसे अगर ठीक करना है, भ्रष्टाचार को ठीक करना है, पर्यावरण को ठीक करना है, ये नेताओं को ठीक करना है, तो पूरी जो कानून है उसका इम्प्लीमेंटेशन पावरफुल होना चाहिए। दुबई के अंदर मैं गया था, दुबई के अंदर किसी की मजाल नहीं कि कोई एक बुरा काम करे। वहां पर रात के 2 बजे भी औरत घूमती है तो उसके तरफ देखने की किसकी हिम्मत नहीं होती। और रास्ते पर अगर कोई कुत्ता लेके घूमता रहता है तो रास्ते पर वो कुत्ता शिट करेगा, इसलिए वहां पर अपने हाथ में यानी कि प्लास्टिक की बाल्टी और एक यानी पाउडर लेके चली जाती है औरत हो कि कहीं पर भी यानी करेगा, यानी संडास करेगा तो शिट करेगा तो उठा के बाल्टी में डाल के लाती, क्योंकि अगर वो CCTV में कैद हो गया और वही छूट गया तो उस औरत को 5,000 दिरहम यानी 5 दूनी 10, 1 लाख रुपए का दंड है। अगर सिग्नल के अंदर 1 सेकंड भी गया तो वहां पर खत्म, फिर उसकी गाड़ी वहीं पर जब्त की जाती है। ये कानून का इम्प्लीमेंटेशन बहुत जबरदस्त होना चाहिए, और कानून का इम्प्लीमेंटेशन करने वाले लोग पैसे देकर छोड़ देते हैं। बगैर लाइसेंस का है, 200 रुपए दो, 500 रुपए दो, चले जाओ। 3-3 सीट बैठ के जाते हैं गाड़ी के ऊपर, पैसे दो, छुट के चले जाओ। तो ये सारी लालच और धन संपत्ति इकट्ठा करने के हिसाब से सारे लोग काम कर रहे हैं, और ये देश की बर्बादी का आलम बन रहा है। तो जो कौशल जी और चंद्रशेखर जी, हम सबको इसके बारे में चाहे जितना भी बोलेंगे, देश का भी बर्बाद हो चुका है। हमारे देश की यानी कि आप रामराज आएगा और देश में अच्छे लोग पैदा हो जाएंगे और अच्छी पीढ़ी आ जाएगी, ये सोचना भी गलत है। यहाँ से आगे बहुत बुरा हाल होने वाला है, और इसके लिए सोच समझ कर हम काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी काम है। पर हमारे विचारों को और हमारे विचारधारा को लेके चलने वाले युवा बहुत कम है, क्योंकि उनके बारे में भी उनका आदर्श रहता है वो नेता जो पैसे कमाता है झट से, यानी कि ग्राम सेवक हो गया, नगर सेवक हो गया, MLA हो गया, पंचायत में आ गया, जिला परिषद आ गया, देखते हैं जिसके औकात 10 रुपए खर्च करने की नहीं रहती, वो 10-10 करोड़ रुपए खर्च करने लगता है। तो ये सारी चीजें हमारी वजह से हो रहे हैं कि हम अच्छी सरकार नहीं दे रहे, अच्छे इंसान को चुन के नहीं दे रहे, और पैसा लेके देश को चुन रहे हैं। तो ये भ्रष्टाचार का इसका सारा जिम्मेदार मैं कहता हूँ कि हम हैं। हम अगर सुधरेंगे तो देश सुधरेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि पर्यावरण संरक्षण, भ्रष्टाचार, लालच, जो भी व्यभिचार, सदाचार है, हमसे शुरू होना चाहिए, अपने घर से शुरू होना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने, अपने पुरखों ने देश को आजाद करने के लिए खून बहाया है, जेल में तड़पे हैं। मेरे पिताजी को 17 साल की जेल हुई थी। हमेशा आप सोचते रहते थे, और मरते वक्त जब उनको मिनिस्टर मिलने आ गए तो उनको मिनिस्टर ने पूछा कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, इच्छा क्या है? तो उन्होंने कहने लगा कि मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि देश में बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार और जातिवाद खत्म होना चाहिए। वो सोच रहा था कि मैं MA सीता या मुझे नौकरी लगाओ कहेंगे, मगर उन्होंने नहीं कहा। तो ये सारी बातें जो सच्चे मर्द हैं और सच्चे देश के लिए मरने वाले लोग हैं, इनकी तादाद बढ़नी चाहिए, और इसके लिए बहुत बड़ा यानी प्रबोधन और बहुत बड़ी शिक्षा करने की जरूरत है। तो ये सारी बातें हमारे ISMP की तरफ से चंद्रशेखर जी, कौशल जी, देशपांडे साहब, चांद्रजत जी, जितनी भी छोटी टीम है, इसकी व्याप्ति बढ़ाएंगे और थोड़ा करने की कोशिश करेंगे। समंदर पूरा खारा है, समंदर को हम मिटा नहीं कर सकते, तो उसमें का 1 गिलास पानी बाहर निकाल के उससे भी हम थोड़ा सा यानी कि मीठा करने की कोशिश करेंगे तो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। उसे साफ करने की करेंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। चलो फिर से एक अच्छे भारत के लिए सोचें, और अच्छे भारत की यानी कि आने वाली नस्लों को, अपनी पीढ़ियों को अच्छा भारत देने की हम कोशिश करेंगे। इतना ही कहता हूँ, रुकता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय काजी साहब। आपने पर्यावरण संरक्षण, भ्रष्टाचार व कदाचार नस-नस में घुले, लालच क्या है, धन हड़पने, हक मारने व अनैतिक सोच कैसे है लोगों की, भ्रष्टाचार मुक्त भारत कैसे किया जाए, इस विषय पर हमें बहुत अमूल्य मार्गदर्शन दिया।
इसके लिए मैं ISMP वेलफेयर चेयर की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और आपने जो पॉजिटिव सोच अपने खुद से चालू कीजिए, ये जो हमको प्रेरणा दी, ये बहुत प्रशंसनीय है। और भ्रष्टाचार के बारे में भी पूरा डिटेल जानकारी दी, इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, यानी उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए, ये भी आपने आपके इसमें बताया। तो हम उससे प्रेरणा लेंगे। और हमारे साथ में और राजीव रंजन जी जुड़े हुए हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि भ्रष्टाचार पर्यावरण संरक्षण इस विषय पर हमें 2 शब्द बताइए। राजीव रंजन जी, डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद जी। जी नमस्कार आप सभी लोगों को। अभी मैं सुन रहा था और आज मेरा सुनने का ही दिन था। बोलने के लिए मैं उस रूप से मानसिक रूप से तैयार नहीं हूँ, लेकिन 2 शब्द जरूर कहना चाहूँगा सुनने के बाद कि देशपांडे सर ने बोला, कौशल मिश्र सर ने बोला और निजाम काजी सर ने बोला। तीनों ने बहुत ही मौजूद विषय पर बहुत ही जरूरी बात कही, लेकिन काजी सर की बात जितने इस विषय के परिप्रेक्ष्य और संदर्भ को जितनी व्यापकता से समेटे हुए व्यवहारिक बातें उन्होंने सामने रखी, वह निश्चित तौर पर हमारे लिए बड़ा उदाहरण है। उनके मन में एक निराशा और एक ऐसी दुराशा की स्थिति है जो आज के समय को देखते हुए उपजी है, और वो निश्चित तौर पर वह गलत नहीं है। एक बात जो इस प्रबोध के क्रम में मुझे बड़ी अच्छी लगी वह यह कि उनके पिताजी स्वतंत्रता सेनानी रहे थे, और उनके पास जब मिनिस्टर मिलने के लिए आए और उन्होंने अंतिम ख्वाहिश पूछी तो उन्होंने जो बात कही वह बात बड़े पते की थी। कहते हैं ना कि महाजनों एन गतः सपंथा, महाजन जिस रास्ते से गए हैं, सज्जन वृंद जिस रास्ते से गए हैं, बड़े लोग महापुरुष जिस रास्ते से गए हैं, वही रास्ता है, वही मार्ग है। आज की नई पीढ़ी ने एक अलग तरह का है तो मार्ग रास्ता बना लिया है, चुन लिया है, लेकिन वास्तविक मार्ग, वास्तविक रास्ता तो काजी जी के जो पिताजी ने बताई वह थी। उन्होंने उस विडंबना से मुक्ति की बात की जिससे उस समय उन दिनों राष्ट्र शिकार था जातिवाद से और भ्रष्टाचार से। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बड़े लोग कितने मनस्वी होते हैं, और उनके मनसा वाचा कर्मणा में, जैसा देशपांडे सर ने कहा कि जो चीजें हमारे मन में है वह है, हमारे वचन में ही नहीं होनी चाहिए सिर्फ कि ये मेरे मन में बात थी तो हमने अभिव्यक्त कर दी। केवल मंच तक सेमिनार संगोष्ठी तक ये बातें नहीं होनी चाहिए, बल्कि व्यवहार में भी चीजें दिखनी चाहिए जो नहीं दिखती हैं। भ्रष्टाचार और कदाचार पर हम अक्सर आंखें बंद कर लेते हैं। मैं एकेडमिया में हूँ, विश्वविद्यालय में हूँ, अध्ययन अध्यापन की दुनिया में हूँ, और मास्टरों को और सो कॉल्ड प्रोफेसरों को जिस तरीके की छिछली बातें और नीची हरकत करते हुए देखता हूँ, कई बार मन कोफ्त होता है कि हम जैसी पीढ़ी के लोग, नई पीढ़ी के लोग, या हमारे बाद की भावी पीढ़ी के लोग क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे, हम कौन सा नया भारत बना रहे हैं, हम कौन सा नया रास्ता दिखा रहे हैं जो बेहतर विकल्प की ओर इशारा करता हो। किशन पटनायक की एक बड़ी अच्छी लाइन है, वो कहते हैं विकल्पहीन नहीं है दुनिया। तो जो उम्मीदों को हमारे पुराने लोगों ने जो जिन सपनों को, जिस स्वप्न को जिंदा रखा है, जिन उम्मीदों को जिंदा रखा है, आज का जो माहौल है, आज का जो वातावरण है, उसमें हमें भारी निराशा हासिल होती है। पैसे लेकर के है तो हम वोट दे रहे हैं, यानी अपना जो एक लोकतांत्रिक मत है, लोकतांत्रिक अधिकार है, जनाधिकार है, उसको भी है तो हमने खरीद फरोख्त का विषय बना दिया है। दूसरी बात, कई बातें, मैं कितनी बातें कहूँ, मुझे निश्चित तौर पर यह सेमिनार, आज का सेमिनार अपने आप को इनलाइटमेंट जिसको कहते हैं, प्रबोधन करता हुआ लगा,
और मुझे लगा कि ऐसे विषय पर इतनी गंभीरता से इस तरीके से बात करने वाले लोग बहुत कम हैं। काजी जी की चिंता निश्चित तौर पर बहुत ही माकूल है। और उन्होंने एक बात कही कि कौशल मिश्रा सर अगर चाहते तो इस विषय पर और अच्छी तरीके से अपनी बात कह सकते थे, क्योंकि वो फॉरेस्ट में है और पर्यावरण दोहन और दोहन क्या कहेंगे, अति दोहन जिस तरीके से हो रहा है उससे वाकिफ हैं वे। मैं अरुणाचल का एक उदाहरण दूंगा। हमारे यहाँ स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर 4 लेन 6 लेन बनाने के नाम पर पूरे अरुणाचल को अच्छी और चमकीली सड़कों से पाटने के नाम पर यहाँ की पहाड़ को काट काट करके समतल बनाया जा रहा है। और ये इससे यहाँ के पर्यावरण पर भी हम असर होते हुए देख सकते हैं कि जो पहले सालों भर यहाँ का तापमान बहुत नीचे रहता था, गर्मी या फिर है तो लू जैसी चीजें यहाँ नहीं देखने को मिलती थी, अब यहाँ भी तापमान 24-25 से ऊपर उठ करके 35-40 तक जा पहुंचा है। जबकि हमारे यहाँ अरुणाचल प्रदेश में मेरा खुद का देखा हुआ है कि मैक्सिमम तापमान 25 तक जाते थे। ये क्यों हुआ है? क्योंकि हम स्मार्ट तो हो गए हैं, लेकिन हमने अपना पहाड़ खो दिया है। जिन पहाड़ों ने तापमान को बनाए रखा, वो अरुणाचल प्रदेश की जो अनुपम छटा है, प्राकृतिक सौंदर्य है, उनको बरकरार रखा। अब वे चीजें अपना सौंदर्य खो रही हैं। तो ये जो खोना है, ये चीजें लगातार हमारे अति दोहन की प्रवृत्ति के कारण और नुकसान हो रहा है। एक और बड़ी बात जिसका मैं जिक्र करना जरूरी समझूंगा, जिसे कहा काजी सर ने कि अमेरिका और ऐसे तमाम विकसित देश जो अपने यहाँ के गार्बेज को डंपिंग के लिए गरीब देशों को मोहरा बना रहे हैं। गरीब क्षेत्र के इलाके में है तो खरीद करके अपने गार्बेज को, ये अमानवीयता है और ये एक तरह का है तो संगठित अपराध है और ये इस पर बात की जानी चाहिए, बहस होनी चाहिए, लेकिन हर तरफ चुप्पी है। क्यों हम गरीबों को ही है तो हर तरह की विडंबनाओं से घेर लेते हैं, या कि उनके गरीबी का लाभ उठाते हुए हम उन्हें कई तरह के दूसरे कुचक्र में फांस लेते हैं। उन्हें भी जीवन जीने का, सुरक्षित जीवन जीने का, प्राकृतिक जीवन जीने का अधिकार है। अगर हम उनके जमीन पर गार्बेज डाल रहे हैं तो वो जमीन फसल देने के लायक नहीं रहेंगी। तो ऐसी स्थिति निश्चित तौर पर बहुत ही खतरनाक है और इस पर बात होनी चाहिए। देशपांडे सर ने बहुत कम बात कही और मुझे अच्छा लगा कि पहले के लोग बहुत कम बोलते हैं लेकिन कह जाते हैं बहुत अधिक है, तो उनको सुनना मेरे लिए बहुत सुखद रहा। और मैं आखिर में अंत में यही कहना चाहूँगा कि ये पूरा का पूरा संयोजन न सिर्फ मेरे सुनने के नाते है तो बहुत महत्वपूर्ण रहा है मेरे लिए, बल्कि इसलिए भी महत्वपूर्ण रहा है कि हम ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जहां जिन विषयों पर बातचीत नहीं हो रही है। भ्रष्टाचार हर जगह है, हम नंगी आंखों से देख रहे हैं, लेकिन हम उनके बारे में अक्सर खामोशी चुप्पी बरतते हैं या कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से खुद शामिल होते हैं। तो ये सारी चीजों पर बातचीत होना बेहद आवश्यक है और ISMP ने हमेशा कोशिश की है कि इस तरह की बात विचार केंद्र में रहे। और इसके लिए मैं फिर पुनः आदरणीय चंद्रशेखर सर जिनकी चेष्टा ही ऐसी रहती है कि हम अपनी सक्रियता के साथ, वैचारिक तत्परता और सक्रियता के साथ शामिल हों। इस संयोजन में भी आपने इस विषय को विचारों के केंद्र में रखा और हमारा ज्ञानवर्धन हुआ। आप सभी का आभार और आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर राजीव रंजन सर। आपने अनैतिक सोच से भरे समाज को छुटकारा कैसे मिलना चाहिए और वास्तविक जीवन में कैसे जीना चाहिए, इस विषय पर बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। इसलिए मैं आपका ISMP वेलफेयर चेयर के तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ और आदरणीय कौशल मिश्रा, आदरणीय चंद्रशेखर साहब को आमंत्रित करता हूँ कि हमें मार्गदर्शन कीजिए। अमृतध्वज जी, आज तो मैं सुनने के पूरे मूड में था और सभी सम्मानित अतिथि वक्ताओं का
मैंने दिल से सुना है, और सबसे अच्छी बात ये लगी है कि सबकी चिंता एक है, और भ्रष्टाचार, लालच, कदाचार, इन सब के मूल में लालच है, हमारी मानसिक विद्रूपता है, प्रदूषण है। और हम सभी ने निराशा भी व्यक्त की है आज का जो सामाजिक वातावरण है, लेकिन आदरणीय काजी साहब ने ऐसे दीप को जलाए रखने का आह्वान किया है। यह आशा की दीप है, हमारे विश्वासों की ज्योति है, इसे जलनी चाहिए, बुझना नहीं चाहिए। तो बहुत ही दृढ़ संकल्प के साथ ही आज का विचार रखा गया है, और मुझे ताम्रध्वज जी ने कहा है कि मैं भी कुछ इस पर बोलूं। मैं बहुत ही संक्षिप्त में भी बात रखना चाहूंगा। पहली बात कि आज का जो परिदृश्य है, ये शुद्ध रूप से मानवकृत है। ये मनुष्यों के गंदे बुरे सोच का, विचार का ये प्रतिफल है, जो वह उसे अपने कर्मों में, अपने कार्यों में इसको करता है। ये कुछ उदाहरण हैं हमारे इस समाज के। हमने भारतीय संस्कृति में 2 युग देखे हैं, रामायण और महाभारत का ये काव्य युग रहा है। अब मैं इसके भीतर नहीं जाऊंगा कि उनमें वर्णित घटनाएं कितनी सच्ची है या सही है, लेकिन एक बात ये तय है कि इन ग्रंथों के निर्माण के पीछे जो उद्देश्य रहा है, वो एक आदिम काल के मनुष्य को एक सुसभ्य, सुसंस्कारित जीवन जीने का अनुशासन पढ़ाने वाला एक ग्रंथ रहा है, और लोगों में काल्पनिक देवी देवताओं, ईश्वर या जितने भी चरित्र हो सकते हैं गढ़े गए हैं, इनके माध्यम से ऐसे अनियंत्रित जंगली सोच के व्यक्तियों को सुधारने के लिए, उनको अंकुश में लाने के लिए ही ऐसे ग्रंथ की रचना की गई है। तो जो उन ग्रंथों में ये घटनाएं मिलती हैं, अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष की गाथा है। ये केवल हमारे ही नहीं, विश्व के जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं, उनके समाजों ने ऐसे कई ग्रंथ देखे। उन सभी का एक ही उद्देश्य है कि किस तरह से एक मनुष्य में जो अवगुण है उसको सुधार किया जाए, उसको दूर किया जाए। और उन ग्रंथों से जो घटनाएं हमें जानने को मिलती हैं, उनमें यही आता है कि मनुष्य की जो मन की जो अच्छाई और बुराई है, उनके बीच का ये संघर्ष था, और ये आदिम काल से चल रहा है। और जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, ग्रंथकार हुए हैं, उनका एक ही उद्देश्य रहा है, और उस उद्देश्य को आज तक हम किसी न किसी रूप में इसको आगे बढ़ा रहे हैं।
और रामायण काल की घटनाएं को ले लीजिए, महाभारत काल की लीजिए, वहां पर भी लालच का बोलबाला था, भ्रष्टाचार का बोलबाला था, किस तरह से सत्ता की बागडोर रहे हाथ में, ये सब माध्यम बनाए गए थे और आज भी ये माध्यम है। एक मानव मन की दुर्बलता और सबलता की एक कहानी मैं यहाँ बताना चाहता हूँ। पंजाब के एक लेखक हुआ करते थे गुरु नानक जी। उनका एक उपन्यास आया, एक म्यान दो तलवारें। नानक जी ने उसमें एक ऐसे चरित्र को उभारा है जो वास्तव में वह वास्तविक था। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जब यह आंदोलन चल रहा था, क्रांतिकारियों का था, नरमपंथियों का आंदोलन था, उसी बीच में विदेशों में बसे जो भारतीय थे उन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की थी और उस गदर पार्टी को भारत में जो लोग इसको संचालित कर रहे थे उनमें एक बड़ा नाम था, करतार सिंह सराभा था। तो इस कहानी का ये मुख्य शीर्षक का जो सार है कि वह भारत में अपने क्रांतिकारी साथियों को एकजुट करने के लिए, उनको तलाशने के लिए एक ऐसी लड़की के पास जाता है जिसका पिता अंग्रेजों का दलाल था, देशभक्त था, लेकिन उसके दो, एक पुत्र और एक दूसरी पुत्री, दोनों क्रांतिकारियों के गदर पार्टी के साहित्य से काफी प्रभावित थे। तो उनकी मुलाकात में उस लड़की से इसने कहा, करतार सिंह सराभा ने, कि एक म्यान में दो तलवारें क्या रह सकती हैं? तो लड़की के सामने सबसे बड़ा ये जिज्ञासा भी उभरा और उसने व्याख्या भी किया कि एक तरफ पिताजी अंग्रेजों की गुलामी कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम लोग जो अपने देश को आजाद कराने के लिए इन अंग्रेजों के नुमाइंदों को, दलालों को खत्म किया जाए। फिर अंत में ये हुआ है कि वो सारे गदर पार्टी के लोग पकड़े जाते हैं और उनको फांसी का दिन मुकर्रर कर दिया जाता है। वो लड़की घर से दूर, लड़का घर से दूर, तमाम कष्टों को, झंझावतों को सहते हुए लड़की के पास एक पिस्टल होता है, पिस्टल लेकर जाती है और जो इस देश के गदर पार्टी के लोगों को पकड़वाने के लिए जो व्यक्ति होता है, गंडा सिंह नाम का, उसको गोली मार देती है। अब खुद उसी पिस्टल से अपनी आत्महत्या कर लेती है। तो इसका तात्पर्य ये है कि करतार सिंह सराभा ने एक प्रश्न खड़ा किया उस लड़की के सामने कि नैतिक अनैतिक, अच्छे और बुरे दोनों एक साथ एक म्यान में नहीं रह सकते। और इसको सच करके उस लड़की ने दिखाया
कि वास्तव में सही बात है कि वो अपने पिता को तो खोना नहीं चाहती थी, उसने उसको दंड नहीं दिया, लेकिन जो गद्दार था जिसने गिरफ्तारी करवाई थी उसकी हत्या की। ठीक उसी तरह से हम सभी मनुष्यों का मन है, ये मन के जो प्रकोष्ठ है इसमें अच्छे और बुरे दोनों विचार पनपते हैं। तो यही आत्ममंथन की आवश्यकता है कि जब हर व्यक्ति खुद से सवाल पूछे कि हम कितना सही काम कर रहे हैं और कितना गलत काम कर रहे हैं, तो शायद ये सुधार की प्रक्रिया और तेज होगी और सारी समस्याओं के जड़ में ये मनुष्य का भटकता हुआ, अज्ञान से भरा हुआ, लालच से भरा हुआ, कदाचार से भरा हुआ ये मन है। आत्मा कभी नहीं गलत सलाह देती, मन उसको भटका देता है अपने अपने व्यवहार से, अपने काम से। तो आज का ये जो विषय का शीर्षक रहा है पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत, हमने इसको इसीलिए रखा था। पर्यावरण का मतलब ये है कि जो अपने तो उससे चारों तरफ घिरा हुआ कोई वस्तु है, तो उसमें मनुष्य भी है, पेड़ पौधे ही नहीं है, सड़कें इमारतें नहीं है, पानी भी है, हवा भी है, जमीन भी है, जंगल भी है। तो इसमें आज केवल हम हमारा मुख्य सार्थक कि पर्यावरण संरक्षण उस समय हो सकता है जब प्रदूषण के जो मूल स्रोत है, यानी मनुष्य का जो मन है, वह सुधरे, फिर अपने आप चीजें एक सही दिशा की ओर बढ़ती हुई देखी जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद ताम्रध्वज जी, मैंने अपनी बात रख दी है, अब आप आगे की कार्रवाई जारी। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चंद्रशेखर साहब, आपने जो आज पर्यावरण संरक्षण वेबिनार अंतर्गत भ्रष्टाचार, लालच, धन हड़पने, हक मारने और अनैतिक सोच भरे समाज को छुटकारा कैसे मिले, इस विषय पर आज जो वेबिनार आयोजित किया उसके लिए मैं आपका पुनश्च आभार व्यक्त करता हूँ और अतिथि वक्ता के रूप में आदरणीय निजाम काजी साहब, इन्होंने हमें बहुमूल्य मार्गदर्शन किया। ज्येष्ठ स्वतंत्र संग्रामी आदरणीय देशपांडे साहब ने अपने अमूल्य विचार रखे, कौशल मिश्रा साहब ने अमूल्य मार्गदर्शन किया और डॉक्टर राजीव रंजन साहब ने अपने अनैतिक सोच से भरे समाज को छुटकारा कैसे मिले इस विषय पर बहुत अच्छी जानकारी वेबिनार लेक्चरर में दी। तो मैं ISMP वेलफेयर चेयर की ओर से आप सभी का और प्रमुख अतिथियों का आभार व्यक्त करता हूँ और आदरणीय चेयरमैन चंद्रशेखर साहब चेयरमैन, इनके आदेश से ये आज का वेबिनार समाप्त हो रहा है ऐसी घोषित करता हूँ। धन्यवाद।